अमित बड़े से रेस्टोरेंट में काम किया करता था। अमित का काम बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत कम दिनों में उसकी पोस्ट भी बढ़ गई थी। पर ये सब कुछ उसके कलीग को पसंद नहीं आता और वो विनोद को रेस्टोरेंट से निकालने के लिए उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। अमित, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम रेस्टोरेंट में चोरी करोगे। अरे मैंने तो तुझ पर आंख बंद करके विश्वास किया और सारा लेन देन पैसे का काम तुझे सौंप दिया और तूने रेस्टोरेंट में चोरी करी। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? मालिक, इस फुटेज में जो इंसान दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। प्लीज मेरी बात पर विश्वास कीजिए। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए। हर मुजरिम यही कहता है कि वो निर्दोष है और तेरे कहने का मतलब है कि अब कैमरा भी खराब हो गए हैं, वो भी तुझसे नफरत करते हैं। हाँ क्यों? नहीं मालिक, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि किसी ने मेरे कपड़े पहने और मेरी तरह बनकर रेस्टोरेंट में घुसकर चोरी की, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। बस बहुत सुन ली मैंने तेरी सफाई, अब तुझे जेल में जाना होगा। अब अमित का मालिक उसे जेल भेज देता है और अमित को चोरी करने की सजा मिलती है। कुछ सालों बाद जब अमित जेल से बाहर निकलता है तो वो काम की तलाश में जाने लगता है, जिस पर अमित की बीवी शोभा उससे बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? कहाँ जा रहा हूँ? अब मैं जेल से निकल चुका हूँ। सारी जिंदगी घर में तो नहीं बैठ सकता ना, इसलिए काम देखने के लिए जा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में। अच्छा ठीक है, आराम से जाना और हाँ, अपना ख्याल रखना। अब अमित अपना घर चलाने के लिए हर बड़े छोटे रेस्टोरेंट में जाता और कोई उसे काम नहीं देता। जब भी किसी को पता चलता कि अमित जेल गया था चोरी के मामले में, वो उसकी बातें सुने बिना ही अपने रेस्टोरेंट से धक्के मारकर निकाल देते। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम एक चोर को अपने रेस्टोरेंट में काम करने देंगे? गार्ड्स, इस आदमी को धक्के मारकर निकालो यहाँ से। सर, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मुझे झूठे केस में फंसाया गया था। मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, सारा काम जानता हूँ, एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। अरे निकलो यहाँ से, मैं तुम जैसे चोरों पर भरोसा नहीं करता। अब अमित को धक्के मारकर रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाता है। अमित थका हारा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, जहाँ दो भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों भाई भी अमित के तरह उदास बैठे थे। उन लोगों की उदासी देख अमित उनसे कहता है, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना निराश क्यों हैं? क्या बताऊं भाई, जिंदगी से निराश हो गया हूँ। गलती की नहीं, उसकी सजा भुगती है मैंने और मेरे भाई ने। हम दोनों भाई एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, पर वहां पर हमें चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। उसके बाद तो हमारी जिंदगी खराब हो गई। हम नौकरी के लिए भटक रहे हैं पर कहीं नौकरी नहीं मिल रही। हमें होटल का सारा काम आता है, पर क्या फायदा इस हुनर का जब काम ही नहीं है। सही कहते हैं लोग, एक से भले दो। मेरा हाल भी कुछ आप जैसा ही है। मुझे भी चोरी के मामले में फंसा दिया गया था। मैंने होटल मैनेजमेंट कराए, क्यों ना हम तीनों मिलकर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलें और उस रेस्टोरेंट का नाम जेल पर रखें। इससे लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे और शायद हमारा बिजनेस चल पड़े, क्योंकि हमारे गांव में जेल जैसा दिखने वाला एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। और जब लोगों को पता चलेगा जेल रेस्टोरेंट के बारे में तो सोचो, लोग अपने आप आएंगे। क्योंकि शिव, अमित और विक्रम तीनों ने ही जेल की हवा खाई थी, इसलिए उन तीनों को पता था कि जेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब तीनों अपनी जमीन को गिरवी रखकर अपना खुद का एक छोटा सा जेल रेस्टोरेंट खोलते हैं। आप तीनों ने अपनी जमीन गिरवी रख के एक रेस्टोरेंट तो खोल लिया, लेकिन आपने ये सोचा है कि अगर कहीं रेस्टोरेंट नहीं चलता है तो हमारे सर से छत भी छिन सकती है। शोभा, तुम जानती हो ना कि इज्जत कितनी मुश्किल से कमाई जाती है, पर जेल जाकर मेरी वो इज्जत मिट्टी में चली गई। अब मेरे पास खोने के लिए जमीन के अलावा कुछ नहीं है, पर मुझे अपनी इज्जत दोबारा पानी है। इसके लिए मुझे इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अरे हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हमसे नाराज हैं और हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अरे शोभा, निराश क्यों होती हो? सब ठीक होगा, भगवान बस हमारी परीक्षा ले रहा है। अमित शोभा को तो समझा देता है, पर वो खुद भी अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। अब इसी तरह से एक हफ्ते बीत जाते हैं, पर अब तक उनके रेस्टोरेंट में कोई भी ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही एक दिन अमित के जेल में एक साधु महाराज आते हैं ग्राहक के रूप में। अपने रेस्टोरेंट पर एक साधु को देख शिव अमित से कहता है, अमित भाई, एक हफ्ते हो गए हमारे रेस्टोरेंट को खोले, पर अब तक एक ग्राहक नहीं आया और पहला ही ग्राहक साधु है। क्या करें भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं और मैं तो खुश हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट में पहला ग्राहक एक साधु आया। मैं इन साधु को मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। वैसे भी साधु संत को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। अब अमित साधु महाराज को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। साधु महाराज अमित की सेवा भाव से बहुत खुश होते हैं और उन्हें एक जादुई राख देते हैं और उनसे कहते हैं,
बच्चे, मेरे पास पैसे नहीं जो मैं तुम्हें पैसे दे सकूं, पर मेरे पास ये जादुई राख है। तुम इस जादुई राख को अपने रेस्टोरेंट के रसोई घर में किसी कोने में गाड़ दो, फिर देखना तुम्हारा अनाज भंडार कभी खत्म नहीं होगा और तुम्हें कभी खाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा खाना इतना लाजवाब होगा कि उसकी खुशबू से गांव के लोग अपने आप खिंचे हुए आएंगे। महाराज, आपने तो हमारी समस्या का हल निकाल दिया। मैंने तो सोचा था कि कोई भी हमारे इस जेल रेस्टोरेंट में नहीं आएगा क्योंकि हम जेल से होकर आए हैं। अब लग रहा है कि हमारा रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा रहेगा। साधु महाराज अमित के सेवा भाव से बहुत खुश होते हैं और जादुई राख देखकर चले जाते हैं। अब अमित विक्रम और शिव के साथ उस जादुई राख को अपने रसोई घर में गाड़ देता है, जिसके बाद वो तीनों देखते हैं कि रसोई में अपने आप खाना बन रहा है और पूरा रसोई घर अनाज भंडार से भर चुका है। खाने की खुशबू इतनी ज्यादा होती है कि जब तक अमित, शिव और विक्रम बाहर जाते हैं, वो देखते हैं कि उनका पूरा रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा पड़ा है और बाहर ग्राहकों की लाइन लगी है। बेटा, तुम्हारे रेस्टोरेंट से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हम यहीं से अपने शहर जा रहे थे, पर खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि रोक नहीं पाए खुद को। वैसे तुमने अपना ये जेल रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बनाया है, पर इस जेल रेस्टोरेंट में जेल जैसा खाना तो नहीं मिलता ना? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो जेल जैसा स्ट्रक्चर अपने रेस्टोरेंट का इसलिए दिया क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है जो कि पूरे गांव में मशहूर है। पर आपको खाना बड़ा ही लाजवाब मिलेगा। जैसे ही आपका नंबर आए, आप अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाना। इस तरह से अब शिव, अमित और विक्रम तीनों कड़ी मेहनत करते हैं और अपने रेस्टोरेंट को चलाते हैं। साधु महाराज की बदौलत अमित का जादुई जेल रेस्टोरेंट चल पड़ता है और अब उनके रेस्टोरेंट पर हर समय भीड़ रहती। देखते ही देखते अमित, शिव और विक्रम दिन दुगनी रात चौगनी कर लेते हैं और उनके सर से जेल का कलंक भी मिट जाता है। रमेश एक गरीब परिवार से था। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उसकी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लग पाई थी। क्योंकि रमेश सही से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी शादी नहीं करना चाहता था। पर आसपास के सभी रिश्तेदार रमेश की माँ को ताने देने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रमेश घर पर बैठा होता है, तभी उसकी मौसी आकर अपनी बहन चांदनी से कहती है, अरे चांदनी बहन, तुझे अपने बेटे की शादी करनी भी है या नहीं? तेरा बेटा 30 साल का होने वाला है, जब बुढ़ा हो जाएगा तब करेगी क्या उसकी शादी? अब तू ही बता, मैं रमेश की शादी कैसे करवा दूं? अरे वो तो अभी अपना खर्चा सही से उठा नहीं पाता, कल को उसकी पत्नी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? देख चांदनी, जब तक रमेश की शादी नहीं हो जाती वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा काबिल बन सके तो उसकी शादी करा दे। अगर और उम्र बढ़ी ना तो शादी भी नहीं हो पाएगी और सब अंकल अंकल कहने लगेंगे, वो अलग। चांदनी की बहन उसके कान भरकर चली जाती है। अब चांदनी रमेश को शादी करने के लिए मनाने लगती है और आखिरकार रमेश शादी करने के लिए मान जाता है। रमेश के हाँ करते ही चांदनी बिना कोई देरी किए अपनी बहन को घर बुलाती है और उसे लड़की ढूंढने की बात करती है। दीदी, मैंने ना बड़ी ही मुश्किल से रमेश को तैयार किया है शादी के लिए। अब तुम कोशिश करना कि कोई अमीर लड़की हो जो अच्छा खासा दहेज लेकर आए और दहेज के पैसे भी हमें देगी, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करवा पाऊंगी। तुम तो जानते हो ना कि कैसे हालात है मेरे घर के। अरे चांदनी, तू फिक्र क्यों करती है? तेरे घर में तो ऐसी बहू लाऊंगी जो अकेले ही पूरा घर का काम संभाल लेगी और तेरे बेटे को भी सीधा कर देगी। बस मुझ पर तू विश्वास रख। अब चांदनी अपनी बहन पर विश्वास कर लेती है और बिना कोई जांच पड़ताल किए अपने बेटे रमेश की शादी खुशबू नाम की लड़की से करवा देती है। खुशबू दिखने में जितनी सुंदर थी वो उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। पर ये क्या, खुशबू अपने साथ अपना सामान ना लाकर अंडों की पेटियां लेकर आती है और साथ में कुछ मुर्गियां भी। अरे बहू, तू अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई है? मेरी दीदी ने तो कहा था कि तू बहुत अमीर है और दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आएगी। तू तो सिर्फ ये अंडे और मुर्गा लेकर आई है। माँ जी, मैं आप चलता फिरता अपना बिजनेस लेकर आई हूँ और आप दहेज की बात कर रहे हो। आपकी बहन ने आपको नहीं बताया क्या कि मैं अंडे देने वाली के नाम से फेमस हूँ? यही तो वजह थी कि कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा था। पर जब रमेश ने शादी के लिए हाँ कही तो मैंने भी इस शर्त पर शादी के लिए हाँ कर दी कि आप मेरे काम में दखल नहीं दोगी। क्या?
अंडे देने वाली? इसका मतलब ये अंडे तूने दिए हैं बहू? अरे नहीं माँ जी, भला कोई इंसान अंडे दे सकता है क्या? अरे अंडे तो मेरी मुर्गियाँ देती है। बस मेरा बिजनेस अंडे देने वाली के नाम से, सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। और देखो अब तो मैं घर के बाहर भी पोस्टर लगा चुकी हूँ ताकि कल से मेरे घर पर यहाँ पर भी अंडे लेने वालों की भीड़ जमा हो जाए। वैसे भी माँ जी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इतना बोलकर खुशबू अपने सारे अंडे घर में रखवा देती है। चांदनी एक शाकाहारी औरत थी। अपने घरों में अंडे का व्यापार देखकर उसका सर घूमने लगता है और वो अपनी बहन से इस बात के लिए नाराज हो जाती है। दीदी, तुमने ना ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम तो जानती हो ना कि मैं शाकाहारी हूँ और तुम मेरे सर पे ये अंडे देने वाली बहू लेकर आ गई हो। अब ये बहू घर में रहेगी नहीं, खुद तेरी बहू देती है। अरे ये तो उसका बिजनेस है और बिजनेस तो बिजनेस होता है। वो लोगों के घर में जाकर अंडे ही तो देती है। पर तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं करता। सोच, क्या पता बहू के साथ रहकर तेरा बेटा भी काम करने लग जाए। और वैसे भी तेरी बहू भी तो अंडे नहीं खाती ना, पर फिर भी ये अंडे देती है। जहाँ तक मुझे पता है अंडा तो शाकाहारी ही होता है। दीदी, खुद को साबित करने के लिए ना कुछ भी मत बोलो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने आप पर विश्वास किया और अंडे देने वाली बहू को घर में ले आई। अब बेचारी चांदनी कर भी कह सकती थी। वो सिर्फ अपना सर पीटती रह जाती है और अपनी बदकिस्मती को कोसती रहती है। अब अगले दिन जब चांदनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बहू घर में नहीं है। अपनी बहू को घर में ना पाकर वो डर जाती है और आसपास के लोगों से अपनी बहू के बारे में पूछने लगती है। बहन, क्या तुमने मेरी बहू को कहीं देखा है? कल ही मेरे बेटे से उसकी शादी हुई थी और आज मेरी बहू लापता हो गई है। चांदनी बहन, तुम्हारी बहू की तो मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। भला फिर मैं कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी बहू को देखा या नहीं। अब घबराती हुई चांदनी आगे रोड पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू हर दुकानदार को जाकर अंडे दे रही है। चाचा जी, यही पास में मेरा घर, और मुझे तो आप जानते होंगे ना, मैं खुशबू अंडे देने वाली। मेरे अंडे बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल ताजे ताजे। और एक राज की बात बताऊं मैं आपको, देसी अंडे दूंगी मैं, वो भी औरों के दाम से थोड़ा सस्ता। अपनी बहू को दुकानदारों को अंडा देता देख चांदनी को याद आता है कि उसकी बहू अंडे देने वाली है जिसका बिजनेस है। अब चांदनी घर जाती है और जब खुशबू घर आती है तो चांदनी उसे उसके इस काम को ना करने की सलाह देती है। देख बहू, तू अपने शहर में अंडे देने वाली के नाम से फेमस है और यहाँ कोई तुझे नहीं जानता कि तू अंडे देने का काम करती है। इसीलिए ये बिजनेस छोड़ कर ना कुछ और कर ले ताकि मेरा बेटा भी तेरा हाथ बटा सके। माफ करना माँ जी, अपने घर वालों और समाज से लड़कर मैंने ये काम शुरू किया था, इसलिए अब आपके कहने पर मैं ये काम रोक नहीं सकती। अगर आपको मेरे अंडे देने से इतनी प्रॉब्लम है तो आप इस घर से जा सकती हैं। क्या कहा तूने कि मैं इस घर से चली जाऊं? ये मत भूल कि ये मेरा घर है। चांदनी अपनी बहू पर गुस्सा होती है, पर खुशबू अपनी सास की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशबू अंडे देने वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। अरे चांदनी बहन, तुम्हारी ही बहू अंडे देने का काम करती है ना, उसको बोलो ना हमारे घर में भी अंडे दे दिया करे। चांदनी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चांदनी के घर पर कुछ कर्जदार आते हैं। अरे चांदनी बहन, तुम्हारा बेटा निकम्मा ही बैठा रहेगा। चुपचाप से हमें हमारे पैसे दे दो। अगर तुमने इस महीने हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देंगे। भूलना मत, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए तुमने अपना घर हमें बेच दिया था और उस दिन के बाद से आज तक तुम अपने ही घर में किराए पर रह रही हो। कर्जदारों की धमकी सुनकर खुशबू बाहर आती है और कर्जदारों के हाथों में अंडा देकर उनसे कहती है, माँ जी का बेटा भले कोई काम नहीं करता, पर उनकी बहू का अंडे देने का बिजनेस है। अंडे तो तुम खाते ही होगे, इसीलिए संडे हो या मंडे जब दिल करे आकर मुझसे ले जाना अपने अंडे। अपना एड्रेस बता दो, मैं ही आकर अंडे दे दिया करूंगी, या फिर बदले में तुम्हें भी इस घर का किराया माफ करना होगा। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर पर इतने अंडे फोड़ूंगी कि कौन सा दिन चल रहा है ये भूल जाओगे। इतना बोलकर खुशबू अब तक जितना भी किराए का पैसा बना था वो सारे कर्जदारों को दे देती है। अब चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी अपनी बहू को अंडे देने के काम को बंद करने के लिए नहीं कहती। प्रिया एक अच्छे घर से थी। प्रिया को अपने घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
पर कॉलेज में प्रिया आनंद नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और आनंद गांव का रहने वाला था। ऐसे ही एक दिन प्रिया कॉलेज में आनंद से मिलती है और आनंद प्रिया से कहता है, कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए मुझे गांव जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। तुम गाँव क्यों जा रहे हो? तुम ना जब भी गाँव जाते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ गाँव जाऊँ, तुम्हारा गाँव देखूं। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो गाँव से जल्दी आना। मैं अपने घर वालों से बात करूंगी हमारी शादी के बारे में। तुम भी गाँव में अपनी माँ से बात कर लेना। प्रिया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम गांव में रहने के लिए तैयार हो, पर क्या तुम गांव में रह पाओगी? गांव में इतनी सारी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्रिया ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो आनंद से शादी करके गांव में रहेगी। अब आनंद गांव चला जाता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द आनंद गांव से शहर वापस आता है और प्रिया के घर वालों से बात करता है। प्रिया के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग प्रिया की खुशी चाहते थे। बहुत जल्द देखते ही देखते प्रिया और आनंद की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल गांव में जाती है, जहां वो देखती है कि उसका ससुराल काफी गरीब है। उनका छोटा सा घर है और उस घर में भी सिर्फ 2 कमरे। पहले तो प्रिया परेशान हो जाती है, पर खुद को फिर दिलासा देती है। प्रिया शांत हो जा, घबरा मत, समय सब कुछ सिखा देता है। क्या हुआ अगर तेरे ससुराल वाले गरीब हैं? तू भी तो समय के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी ना। माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हम इतने ज्यादा गरीब हैं। मुझे डर था अगर मैं तुम्हें अपनी गरीबी के बारे में बता देता तो शायद तुम मुझे छोड़ देती या तुम्हारा प्यार कम हो जाता। आनंद, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, दौलत से नहीं। प्रिया सिर्फ प्यार के लिए हंसते हंसते सारी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगली सुबह शौचालय जाना था। प्रिया घर में शौचालय देखने लगती है, पर उसे पूरे घर में कहीं शौचालय नजर नहीं आता। जिसके बाद प्रिया सुबह के 5 बजे अपने पति को उठाती है। आनंद, जल्दी उठो और मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में शौचालय कहाँ है। मुझे शौच पे जाना है, बहुत जोर से लगी है। शौच करने के लिए तो तुम्हें खेत जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में शौचालय नहीं है और माँ को भी आपत्ति है। इसलिए मैंने भी कभी शौचालय बनवाने के बारे में नहीं सोचा। अगर माँ के सामने शौचालय की बात की तो माँ खामखा अपनी राम कथा सुनाना शुरू कर देगी। क्या? शौच करने के लिए मुझे खेत में जाना पड़ेगा? आनंद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं गांव में पहली बार आई हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा एडजस्टमेंट कर रही हूँ तो तुम मेरे लिए एक शौचालय नहीं बनवा सकते? अपनी माँ से बात करो इस बारे में। अरे प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ के साथ खेत चली जाओ ना। वैसे भी कुछ समय बाद माँ तुम्हें आकर आवाज देने वाली है। अब मुझे सोने दो। तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो? तुमने मुझसे शौचालय वाली बात क्यों छुपाई? बेचारी प्रिया को जब पता चलता है कि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर प्रिया कर भी क्या सकती थी। कुछ देर बाद उसकी सास आती है और वो अपनी सास के साथ खेत चली जाती है। इसी तरह से प्रिया सुबह उठकर अपनी सास के साथ खेत जाती। एक दिन प्रिया रात में सो रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो रात के 2 बजे आनंद को उठाती है। प्रिया, तुम्हें रात के 2 बजे शौचालय जाना है? अब सुबह तुम गई नहीं थी क्या हल्की होने के लिए? ज्यादा नाटक मत करो, तुम मेरे पति हो, तुम्हें ही झेलना होगा ये सब। और अगर तुमने सच में मुझे पहले बता दिया होता ना कि तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। प्रिया की नाराजगी देखकर आनंद कुछ नहीं कहता और उसके साथ खेत जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रोज प्रिया रात में आनंद को उठाकर खेत जाती। और एक दिन प्रिया की दोस्त नीलम का फोन आता है और प्रिया उसे अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताती है, जिस पर नीलम उससे कहती है, इसीलिए मुझे गांव नहीं पसंद। खैर, अब तू गांव में है तो कर भी कह सकती है। मेरी बात मान तो तू एक टेंट शौचालय मंगवा ले। आजकल शौचालय टेंट आता है, जब तेरा दिल करे तो उस टेंट खोल और उसमें शौच करे और शौच के बाद उसे पहले की तरह बंद करके कहीं छुपा के रख दे। ऐसे ना तेरा काम हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे ही प्रिया को टेंट शौचालय के बारे में पता चलता है, वो बिना कोई देरी करे शौचालय टेंट ऑर्डर कर लेती है और अपनी सास से छुपकर रात में शौचालय टेंट का इस्तेमाल करती है। सही कह रही थी नीलम, ये टेंट शौचालय तो बहुत अच्छा है, कहीं भी आने जाने में सही है।
मैं तो आराम से घर में छुपके इसमें शौच कर सकती हूँ। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाते हैं और प्रिया उसी टेंट का यूज करती है। एक दिन अचानक से प्रिया की सास को लूज मोशन लग जाते हैं और लूज मोशन होने की वजह से प्रिया की सास की साड़ी खराब हो जाती है। अपनी सास को इतना तकलीफ में देखकर प्रिया अपना शौचालय टेंट बाहर निकालती है और अपनी सास को उसे इस्तेमाल करने के लिए कहती है। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक आप इस टेंट शौचालय का यूज कर लो। मैंने आपसे एक बात छुपाई, इस घर में टेंट शौचालय है। बहू, घर में शौचालय करके तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया और अब तू मुझे वही करने को कह रही है। माँ जी, माफ करना। आपके साथ जो भी हो रहा है और आपकी जैसी हालत है उससे भी तो घर पवित्र नहीं रहा ना। और घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए आप इस टेंट शौचालय का यूज कर लीजिए। हाँ माँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। उसने बड़ी मुश्किल से टेंट शौचालय मंगवाया है और आज वो आपके काम आ रहा है। माँ, माना कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते। और वैसे भी आप किस जमाने में जी रही हो? आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको शौचालय की जरूरत है ना कि रूढ़िवादी सोच की? और वैसे भी गाँव में अब सब धीरे धीरे करके शौचालय बनवा रहे हैं। माँ, अपनी सोच बदलो और शौचालय जाओ। तुम दोनों सही कह रहे हो। मैंने तो खुद अपने घर के कमरे को अपवित्र कर दिया, वो भी इसी उम्र में, अपने बेटे और बहू के सामने। मुझे माफ कर दो, पर मैं ठीक होते ही सबसे पहले घर में शौचालय बनवा लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई कर्जा क्यों ना लेना पड़े। आनंद भी अपनी माँ को समझाता है और प्रिया की सास भी उस टेंट शौचालय का इस्तेमाल करती है। और ठीक होने के बाद प्रिया की सास फैसला लेती है कि वो भी अपने घर में शौचालय बनवाएगी और बहुत जल्द प्रिया के घर में भी शौचालय बन जाता है, जिसके बाद प्रिया को शौचालय टेंट की जरूरत नहीं पड़ती।